हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी नई सीरीज 30 मिनट वन चैप्टर और वन कॉन्सेप्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जो जो कॉन्सेप्ट जो जो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगते हो उनको किस तरीके से 30 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है। तो गाइज आज का ये जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल सेशन बिकॉज इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम लोग रिसीवेबल मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर लगाएंगे, दैट इज फैक्टरिंग। आई नो बहुत सारे बच्चों को फैक्टरिंग के क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा तसल्ली से इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाए। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, उसके कुछ स्टेप्स मैं आपको नोट करवाऊंगा, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। और अगर आप कहोगे तो वी विल बी डूइंग 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट आल्सो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको मालूम है कि जब भी हम बात करते हैं फैक्टरिंग की, जब मैं फैक्टरिंग की बात करता हूं तो आप सबको मालूम होता है ये एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस होती है जहां पर एक क्लाइंट अपने डेटर्स को मैनेज करने के लिए आउटसोर्स करता है, किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है कि आप मेरे डेटर्स को मैनेज कर दो। बदले में फैक्टर जो है वो आपसे कमीशन चार्ज करता है। तो देयर इज अ गेम नाउ, देयर इज अ पर्सन क्लाइंट जिसके बहुत सारे रिसीवेबल्स है जिनको मैनेज करने में उसको बहुत तकलीफ हो रही है, और ऐसे में वो किसी एक थर्ड पार्टी को हायर करने जा रहा है कि भैया आप मुझे एक सर्विस दो जिससे आप मेरे सारे के सारे रिसीवेबल्स को मैनेज करो। तो अब सोचने वाली बात है, इस फैक्टर का काम क्या है? आपके रिसीवेबल्स को मैनेज करना। डेफिनेटली जब कोई अपनी प्रोफेशनलिज्म से आपके किसी भी काम को करेगा तो क्या आपके लिए ये और बेटर रिजल्ट देता है, यस और नो। तो एक चीज कंफर्म है कि इस फैक्टर को जब हम अपॉइंट करते हैं तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स आल्सो एंड देयर आर सर्टेन कॉस्ट आल्सो। तो अब आपसे हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि यू सजेस्ट वेदर फैक्टर सर्विसेज शुड बी टेकन और नॉट। तो इसका सरल सा आंसर क्या होता है? दैट वी नीड टू कंपेयर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम फैक्टर से रिलेटेड कॉस्ट एंड फैक्टर से रिलेटेड बेनिफिट्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर बेनिफिट ज्यादा हुए कॉस्ट से तो हम फैक्टर सर्विसेज ले लेंगे, अदरवाइज हम फैक्टर सर्विसेज को छोड़ देंगे। वेरी सिंपल, बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब सर हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए रिलेटेड टू फैक्टरिंग फर्म। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी फैक्टर से सर्विसेज लेते हैं तो देर आर नंबर ऑफ वेज, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज। इनमें कुछ फैक्टरिंग सर्विसेज का मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं। एक होती है बेटा रिकोर्स, एक होती है नॉन रिकोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं, ठीक है। जब हम रिकोर्स बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि बैड डेट जो होगा ना वो क्लाइंट बियर करेगा। बैड डेट कौन बियर करेगा? क्लाइंट। लेकिन अगर ये नॉन रिकोर्स हो जाए ना तो याद रखना बैड डेट इज टू बी बोर्न बाय द फैक्टर। बट इसके लिए फैक्टर आपसे क्या करता है? थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करता है कि भैया ठीक है, क्योंकि बैड डेट मैं बियर कर रहा हूं तो मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करूंगा, सिंपल। इसके अलावा होती है एडवांस फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग में क्या होता है कि फैक्टर जो होता है ना वो क्लाइंट को कुछ परसेंटेज ऑफ एडवांस पे कर देता है ऑफ रिसीवेबल्स आफ्टर कीपिंग सम रिजर्व्स। क्या मतलब है सर? सर ये बहुत बार वर्ड पढ़ा, हमें कभी समझ नहीं आया, तो ध्यान से देखो। मान लो आप मैनेज कर रहे हो 1 करोड़ के डेटर्स, ठीक है ना। अब 1 करोड़ के डेटर दे रहे हो तो आप किसी को 1 करोड़ तो लोन नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उस बैड डेट में उसमें से कुछ बैड डेट हो सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं? वी क्रिएट सर्टन रिजर्व। हम कहते हैं ओके फाइन, आपने हमें जो डेटर दिए वो 1 करोड़ के, 20% का रिजर्व हम काट के कि आपको 80% हम आपको लोन अपफ्रंट दे देंगे। तो उसको बेसिकली बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई लोन कौन दे रहा है? फैक्टर दे रहा है। किसको? क्लाइंट को। तो क्या उसको हम एडवांस फैक्टरिंग बोलते हैं, और उस फैक्टरिंग में इन्वॉल्व हो जाता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है सर। इसके अलावा हम पढ़ते हैं मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग का मतलब होता है बेटा एक ऐसी फैक्टरिंग जहां पर जो पेमेंट की जाती है ना वो कभी भी एडवांस में नहीं होती। यानी कि फैक्टर कहता है भाई मैं कोई एडवांस नहीं दूंगा, जब पैसा आ जाएगा तो मैं तुझे पे कर दूंगा। सो मैच्योरिटी फैक्टरिंग में कोई एडवांस इन्वॉल्व नहीं होता। एक होती है डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी फैक्टरिंग जहां पर जो फैक्टर होता है ना वो जब कलेक्शन करने जाता है लोगों के पास, क्योंकि देखो क्लाइंट ने आपको राइट दे दिया कि तू जाके कलेक्शन कर ले। अब मैं फैक्टर हूं और मैं जा रहा हूं किसके घर में? सर मैं जा रहा हूं कस्टमर के घर में कि लाओ भैया पेमेंट दे दो। तो अगर तो मैं अपना नाम डिस्क्लोज कर दूंगा कि आई एम फैक्टर और अपने नाम से इनवॉइस काट दूंगा,
तो दैट इज डिस्क्लोज फैक्टरिंग। लेकिन अगर मैं वहां जाके यही बोल रहा हूं कि मैं फलानी कंपनी से आया हूं और उस कंपनी से आपने कुछ पेमेंट देनी है तो प्लीज मुझे दे दीजिए, इसका मतलब मैंने अपने आप को कस्टमर को डिस्क्लोज नहीं करा, तो इसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। तो आपके पास अलग अलग तरह की फैक्टरिंग्स होती है, रिकोर्स, नॉन रिकोर्स, disclosed, undisclosed, advanced maturity. So we have different kinds of factoring with us. तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हाँ, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आ सकता है, अदरवाइज इन सबको थ्योरी में पूछा जाता है। ठीक है सर, क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। तो जब भी कोई फैक्टरिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि फैक्टरिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपने एक तरफ लिख देने हैं बेनिफिट्स और दूसरी तरफ आप लोग लिख देंगे कॉस्ट। एक तरफ आपने क्या लिखना है बेटा? बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है जी, बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग, और दूसरी तरफ आपने क्या लिख देना है? कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लिख देना है। बच्चा कहता है सर ये बेनिफिट्स क्या होते हैं और कॉस्ट क्या होते हैं? सर इसको बड़े ध्यान से तमीज से समझते हैं। देखिए जब मैं बोलता हूं ना बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग, तो बेनिफिट्स का मतलब होता है कि अगर आज हम फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं तो हमारे फायदे क्या होंगे। फायदे क्या होंगे कौन बताएगा? सबसे पहला फायदा क्या होगा? आपकी सेविंग्स होंगी इन एडमिन कॉस्ट, यानी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सेविंग्स होंगी। और अगर वो नॉन रिकोर्स है तो क्या सेविंग इन बैड डेट्स भी हो जाएगी, है कि नहीं? और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो क्या उसमें एक सिंगल कॉस्ट बनती है, दैट इज फॉर कमीशन। अपार्ट फ्रॉम कमीशन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंटरेस्ट भी एक कॉस्ट दिखाई जाती है, अगर वो एडवांस फैक्टरिंग का केस है तो। अगर एडवांस फैक्टरिंग है तो इंटरेस्ट भी आएगा, कमीशन तो आएगा ही आएगा, और इसमें सेविंग इन एडमिन एंड सेविंग इन बैड डेट्स, इस तरह से ये चीज बन जाती है। ठीक है सर। सर अब अगर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, अगर कॉस्ट ज्यादा है किससे? बेनिफिट से, तो फैक्टर सर्विसेज नहीं लेनी, और अगर बेनिफिट ज्यादा है किससे? कॉस्ट से, तो फैक्टर सर्विसेज लेनी है। तो मुझे बताओ फैक्टर सर्विसेज कब लेनी होती है? व्हेन बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट। सारे बच्चे बोलो, जब जब बेनिफिट ज्यादा होंगे किससे? कॉस्ट से, क्या हमें फैक्टर सर्विसेज को लेना चाहिए। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आता है। तो अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, फैक्टरिंग का क्वेश्चन आ गया, सर अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो अब लिखना शुरू करो। स्टेप नंबर 1 में आप पहले निकालोगे डेटर्स, ठीक है ना, इसी स्टेप्स में कराऊंगा मैं आपको। स्टेप नंबर 2 में आप निकालोगे कमीशन। स्टेप नंबर 3 में आप कैलकुलेट करोगे, अगर लोन दे रहा होगा तो लोन अमाउंट। स्टेप नंबर 4 में आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट अमाउंट। फिर कमीशन और इंटरेस्ट, इन दोनों को आपने करना है प्लस, ठीक है जी। फिर आपने करना है एनुअलाइज्ड। क्या करेंगे आप? एनुअलाइज्ड, यानी कि इन दोनों को प्लस करके उसके बाद आपने क्या करना है बेटा? एनुअलाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सब सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर यहां पर आपने निकालना है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के अंदर आपने चेक करना है हमारा सेविंग क्या है इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सेविंग क्या है इन बैड डेट्स, इन दोनों को आपने प्लस करना है। बस बेटा, इसके अलावा कोई स्टेप ही नहीं है। 2 लाइन का क्वेश्चन हो, 20 लाइन का क्वेश्चन हो, 100 लाइन का क्वेश्चन हो, आपको इससे ज्यादा स्टेप्स बनेंगे ही नहीं। आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ रहा है। एक बारी फटाफट से इसकी फोटो खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट से। यस सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। चलो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन नाउ, ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है। तो देखते हैं जरा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो हालांकि ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया होता है, बट एक बारी मैं दोबारा करा रहा हूं। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, एक थोड़ा सा हल्का और एक बहुत डिफिकल्ट, ठीक है ना। लगेगा डिफिकल्ट लेकिन ईजी होगा, अगर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी तो ईजी लगेगा। आओ, सबसे पहले कंपनी की क्रेडिट सेल दी हुई है। एक बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल ना दी हो तो आप क्रेडिट सेल निकाल लेना। क्रेडिट सेल दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दी तो स्टेप नंबर 1 में क्रेडिट सेल निकाल लेना, इसमें तो दी हुई है, कोई पंगा ही नहीं है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज। सर यहीं रुक जाते हैं।
क्रेडिट सेल दी हुई है 360 लाख, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज। सर क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, 360 लाख की आपकी क्रेडिट सेल्स है, तो आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट में डेटर निकालने आते हैं। अगर कलेक्शन पीरियड 30 डेज दिया हो तो डेटर का फॉर्मूला क्या होता है, 30 इंटू सेल्स पर डे, क्रेडिट सेल्स पर डे। और क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स ही है तो डिवाइड बाय पर डे, इन्होंने एक साल में 360 दिन लिए हुए हैं, तो ये आंसर आ गया 30 लाख रुपए। पहली लाइन पढ़ी, पहला पॉइंट निकल आया, खत्म। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर ने एस्टिमेट करा कि हमारा जो बैड डेट है ना वो 2% ऑफ द क्रेडिट सेल है, यानी कि 360 लाख का 2% 7,20,000। सर अगर मैं यहां पे जाऊं तो क्या सेविंग इन बैड डेट 7,20,000 आ जाएगा? आई एम अज्यूमिंग कि ये नॉन रिकर्स है, हालांकि नीचे लिखा भी होगा, अभी चेक कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर उसके बाद वो कहता है कि फर्म स्पेंड करती है 1,40,000 एनुअली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बिकॉज ऑफ फैक्स बिल्स एटसेट्रा थे, और ये सारी की सारी अवॉइडेबल कॉस्ट है, मतलब फैक्टर के आते ही क्या ये सारी कॉस्ट सेव हो जाएंगी। इसका मतलब सेविंग इन एडमिन कॉस्ट 1,40,000, तो यहाँ पे सेविंग इन एडमिन कॉस्ट 1,40,000। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो तरह की सेविंग्स दी हुई हैं, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या 8,60,000 रुपए क्या मेरी टोटल सेविंग्स आ जाएंगी? यस और नो? बिल्कुल सही है सर। बेनिफिट्स तो खत्म भी हो गया। मैं क्वेश्चन में देख लो अभी कितना मजे से कर रहा हूं, कितना मजे से कर रहा हूं। आप लोग ऐसे ही घबराते रहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टरिंग फर्म ऑफर करती है कि हम रिसीवेबल बाय करेंगे, उसके लिए 1% कमीशन चार्ज करेंगे। मैंने क्या कहा था, यहां पे आपको कमीशन निकालनी है। दोस्तों कमीशन कैसे निकलेगी? आपने कहा 1% ऑफ डेटर, डेटर का 1%, डेटर कितना है 30 लाख, 30 लाख का 1% 30,000। लो जी, कमीशन भी आ गई। भाई इतना आसान क्वेश्चन होता है सर, सच बता रहा हूं इतना आसान होता है, तुम लोग एम ही बावले हो जाते हो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो इट इज वेरी इजी। क्या यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है सर। सर कमीशन भी आ गया। सर अब बताना आगे क्या लिखा है। आगे कहता है कि फैक्टर विल पे एडवांस, इसका मतलब ये एडवांस फैक्टरिंग का क्वेश्चन है। फैक्टर एडवांस देगा यानी कि लोन देगा, और उस लोन को वो कितना देगा, आराम आराम से देखना, आफ्टर विद होल्डिंग 10% एज रिजर्व। इसका क्या मतलब है, यानी कि जितने के डेटर थे ना उसका 10% वो रिजर्व रख लेगा, यानी कि उसका 90% वो आपको लोन दे देगा। इसका मतलब आराम आराम से देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे, 30 लाख के डेटर थे, 10% का रिजर्व, क्या 27 लाख का वो लोन दे रहा है? कम ऑन यार, लोन कितना दे रहा है? 27 लाख का लोन दे रहा है। दोस्तों बस एक लास्ट पॉइंट बता दो, 27 लाख का वो जो लोन दे रहा है उस पे ना क्वेश्चन नहीं भी मेंशन होना, ये अज्यूम कर लेते हैं कि कमीशन वो अपनी उसी समय काट लेगा। तो एक्चुअल में वो जो लोन देगा ना वो देगा आपको 26,70,000 का, इवन दो क्वेश्चन साइलेंट हो। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसके अंदर कई क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि वो इंटरेस्ट भी अपफ्रंट काट लेगा। यहां पे तो उन्होंने लिखा हुआ है क्या, यहां पे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो क्या काटेगा, कम ऑन, कुछ भी नहीं लिखा, तो कमीशन तो आप काट ही लिया करो। 26,70,000 रुपए, वो कह रहे हैं कि सर 26,70,000 रुपए आपका अल्टीमेटली लोन अमाउंट आ गया, तो यहां पे लिख देंगे 26,70,000 रुपए का क्या लोन अमाउंट आ गया? यस सर। अब इस 26,70,000 के लोन अमाउंट के ऊपर क्या ब्याज हमें देनी पड़ेगी, जिसका रेट यहां पे गिवन होगा। चेक करो कितना है, 15% पर एनम। तो दोस्तों क्या 15% के हिसाब से ब्याज निकाल लेना, लेकिन कितने दिनों के लिए? जितने दिनों के लिए डेटर थे, यानी कि 30 डेज के लिए। अगर कलेक्शन पीरियड 60 होता तो 60 डेज के लिए, कलेक्शन पीरियड 90 होता तो 90 डेज के लिए। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, चेक करके देखो कितना आ रहा है, चेक करके देखो कितना आ रहा है। रापटोड़ा पला करे छेती छेती 10 सर, ये आएगा 26,70,000 रुपए का 15% इंटू 30 डिवाइड बाय 360। सर ये आ गया 33,375। फिर दोनों को कर देना ऐड, ये आ जाएगा 63,375। ये पूरी की पूरी कॉस्ट निकली है 30 डेज के लिए। इसको कर दो एनुअलाइज। एनुअलाइज कैसे करते हैं बेटा, किसी भी चीज को एनुअलाइज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं जितने वो डेज की है, डिवाइड बाय 30 डेज इंटू 360 कर दो, यानी कि वो एनुअलाइज हो जाएगी। 63,375 डिवाइड बाय 30
इंटू 360, ये हमारी एनुअलाइज कॉस्ट आ गई। अब एनुअलाइज कॉस्ट को एनुअलाइज बेनिफिट से कंपेयर करेंगे। बेनिफिट ज्यादा है किससे, कॉस्ट से, तो हमें क्या करना चाहिए, फैक्टर सर्विसेज ले लेनी चाहिए। समझ आया? क्या यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज ले लेनी चाहिए? बिल्कुल। कुछ है ही नहीं भाई, कितना आसान है, सोच के देखो। मेरे ख्याल से ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। ये वाला पॉइंट समझ आया क्या हुआ? 30 लाख के डेटर थे, 10% का रिजर्व था, तो लोन कितना बना, 27 लाख। हमने अज्यूम करा कमीशन अपफ्रंट है, तो हम लोन कितना देंगे, 2670। 2670 के ऊपर 15% फॉर 30 डेज ब्याज निकाल लिया। टोटल दोनों को प्लस करा, इंटरेस्ट और कमीशन को। ये हमारी कॉस्ट आ गई 30 डेज की। इसको कर दो एनुअलाइज, डिवाइड बाय 30 इंटू 360। एनुअलाइज कॉस्ट आ गई, एनुअलाइज बेनिफिट आ गया, दोनों को कंपेयर करा, बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट, तो क्या फैक्टर सर्विसेज शुड बी टेकन। खत्म। यस सर। सर सुनो ना, एक दो क्वेश्चन और करा दो ना। अरे भाई क्यों नहीं कराऊंगा, मेरे प्यारे दोस्त हो तुम, कराऊंगा क्यों नहीं, ये तो बताओ। पक्का कराऊंगा, सोचने दो है कहाँ पे। इधर देखते हैं जरा। चल चल जल्दी जल्दी कर, 30 मिनट की है भैया, काहे को लेट करते हो। यार 30 मिनट की सीरीज आपको मजे आ रहे नहीं आ रहे, कमेंट तो करते नहीं तुम लोग। मेहनत करवाते रहते हो और बताते हो नहीं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आ जाओ जरा, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये फाइनल में आया था बेटा, CS प्रोफेशनल में। सर प्रोफेशनल में भी फैक्टरिंग आता है? हाँ, SMCF के पेपर में आता है। इसीलिए SMCF कहाँ से लेनी है, सिर्फ अरुण सेतिया सर से, क्योंकि उसके अंदर वर्किंग कैपिटल, पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। समझ आ रही है? हाँ, SMCF का पेपर फाइनल में किससे पढ़ना है, अरुण सेतिया सर से। नहीं समझ आया? हाँ आ जाओ जरा। XYZ लिमिटेड फैक्टरिंग लिमिटेड है, एक कंपनी है। अग्री टू फाइनेंस रिसीवेबल ऑफ IFK लिमिटेड, मतलब एक फैक्टरिंग कंपनी है जिसने कहा कि हम आपके रिसीवेबल को मैनेज करेंगे ऑन द टर्म। सीधा यहां पे टर्म से स्टार्ट हो रहा है कि 80% ऑफ द रिसीवेबल्स विद 10% पर एनम, मतलब हम आपको पैसा देंगे, टोटल रिसीवेबल का 80% यानी कि 20% का रिजर्व रखेंगे, और वो जो पैसा देंगे वो हम आपको 10% के ब्याज पे देंगे, 2% हम आपसे कमीशन लेंगे। Based on the below information, find the net amount to be remitted to XYZ factoring। मतलब समझो क्या है। सर सुनो 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 सुनो, XYZ एक फैक्टरिंग कंपनी है, क्लाइंट का नाम है IFK। ठीक है, IFK। उसके टोटल क्रेडिट सेल थी 1 करोड़ की। 1 करोड़ की क्रेडिट, अबे रुक जाना, 1 करोड़ की उसकी क्रेडिट सेल। आपको क्रेडिट सेल चाहिए होती है, वो दी हुई है। उसका कलेक्शन पीरियड था 60 दिन। ठीक है, सेविंग इन एडमिन सीधा सीधा दिया हुआ है 1 लाख। बैड डेट दिया हुआ है नील। एक साल में आपको लेने हैं 365 दिन। ठीक है, XYZ कमीशन चार्ज करेगा 2%। पूरा क्वेश्चन वही है, प्रेजेंट का तरीका अलग है। और लोन देगा 80% ऑफ डेटर्स एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब मैं आपको ना यहाँ पे मजेदार चीजें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। आप कहोगे सर वाक्य में यार जो आप एक बार बोल देते हो वो फुल एंड फाइनल होता है। ध्यान से देखना सर, यहां पर आपने लिखने हैं बेनिफिट्स, यहां पे आपने लिखनी है कॉस्ट, यहां पे बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 कौन बताएगा, डेटर्स। कौन बताएगा, कलेक्शन पीरियड 60 डेज, क्रेडिट सेल 1 करोड़। तो सर 60 डिवाइड बाय 365 इंटू 1 करोड़। स्टेप नंबर 1 में क्या निकलेगा, डेटर्स। बताओ जी कितने आएंगे, 1 करोड़ इंटू 60 डिवाइड बाय 365। सर आएगा 16,43,836। पहला स्टेप डेटर। दूसरा स्टेप होता है कमीशन। कितना सर, 2%। किसका सर,
डेटर का 16,43,836 का 2%, यह आएगा कमीशन 32,877। ठीक है जी, कमीशन आ गई। फिर मैंने क्या कहा था, क्या निकालना है, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। उसके लिए पहले क्या चाहिए, लोन। लोन कैसे निकलेगा, कौन बताएगा, वेरी सिंपल, आराम आराम से, टेक योर टाइम। डेटर कितने के हैं, 16,43,836। इसमें से रिजर्व कितना रख रहा है वो 20%। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें रिजर्व कितना था, 10%। यहां पे वो रिजर्व रख रहा है 16,43,836। 16,43,836 का 80% देगा ना, इसका मतलब कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है। 16,43,836 का 80% करोगे तो ये आएगा 13,15,000। साथ साथ करा करो तुम मेरे, ठीक है ना। इतना लोन अमाउंट आ गया, ये आ गया लोन अमाउंट, जल्दी बोलो। यस सर। अब इसको हमने लेस करा, ये लोन अमाउंट आ गया, फाइनली जो लोन दूंगा मैं। अब इस पर निकलेगी ब्याज कितनी, 10%। क्या निकलेगी, ब्याज कितनी, 10%। तो कैसे निकालूंगा, देखो 13,15,000 069 का 10% फॉर 60 डेज। बच्चा कहता 60 क्यों लिया, क्योंकि कलेक्शन पीरियड 60 है, अगर 30 होता तो मैं 30 डेज का लेता। सर इसको सॉल्व करेंगे, 13,15,069 का 10% इंटू 60 डिवाइड बाय 365। सर ये आएगा 21,618। ये इंटरेस्ट आ गया। सर दोनों को कर दो प्लस, 21,618 प्लस 32877 54,495। ठीक है, ये जो आपकी कॉस्ट आई ना, ये 60 डेज की कॉस्ट आ गई। इसको आप क्या कर देना, एनुअलाइज। कैसे करोगे, 54,495 डिवाइड बाय 60 इनटू कर देना 365। क्या ये एनुअलाइज हो जाएगी। और यहां पर सेविंग इन एडमिन कितना है, 1,00,000। सेविंग इन बैड डेट 0, तो बेनिफिट हुआ 1,00,000 का। कॉस्ट आप कैलकुलेट करके देख लो, कॉस्ट ज्यादा आ रही है बेनिफिट से। मेरे ख्याल आपको समझ तो आई गया पूरा क्वेश्चन। ये आ रही है 3,31,511 रुपए। दिस इज कॉस्ट, दिस इज बेनिफिट, कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट। समझ आ गया। एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, सुन लो। ये ना कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अलग से गिवन होगी। सुन लो पहले आराम से। कई बार ऐसा लिखा होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी जो है ना वो है 18%। तो फिर बच्चा कहता है उसका क्या करेंगे। सुन, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, पिछला क्वेश्चन भी यही था। अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूं जो कि अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है, जबकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप समझ भी पाओगे। सोच के देखो, आपको नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो रही है। क्या सर, क्या आपको इतना पैसा फैक्टर ने यूज करने के लिए दिया। सोचो ना, फैक्टर ने आपको इतना पैसा दिया, तो जब आपको इतना पैसा दिया तो उस पैसे का भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बेनिफिट बनना चाहिए। सोचो, तो आपको ही लग रहा कि यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लोन अमाउंट आना चाहिए। अपना दिमाग लगाओ, मेरे को मत पूछो, सोच के देखो ना यार। कमीशन तो कॉस्ट थी, लेकिन जो आपने ब्याज दिया है वो तो किसी के फंड को यूज करने के लिए दिया है। तो डोंट यू थिंक कि उस पैसे को हम भी कहीं लगाएंगे। हाँ, तो बेटा जी 13,15,069 का ये जो पैसा आपको लोन में मिला है, अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 18% हमारी अपॉर्चुनिटी, तो इसका 18% भी क्या हमारे बेनिफिट का पार्ट बनना चाहिए। सर अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दी तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, फिर आपने ऐसे ही छोड़ देना जैसे आप करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि कंपनी के पास फंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है 18-15% जो भी है,
तो क्या जो लोन हमें मिला था, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे बेनिफिट का पार्ट बनेगी? तब एक्चुअल में ये कंपैरिजन होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ गया है, क्योंकि आप लोन की कॉस्ट तो दिखा रहे हो, लेकिन उस पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो होगा, वो भी तो दिखाओ। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर दिया होगा तो क्या हमें लेना चाहिए? क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया जो आप कह रहे हो। एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि इस सेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव था कि कुछ एक दो पॉइंट ऐसे जो अभी तक आपने नहीं देखे बट हो सकते हैं। उनमें से पहला पॉइंट कौन सा था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। ये जो आपने लोन की फिगर निकाली है ना, अरे लोन की फिगर में तो ये गलती हो गई ना हमसे। क्या गलती हुई है बताना, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं इसको। क्या इसमें मैंने अपफ्रंट कमीशन तो काटी नहीं? सॉरी, आई एम वेरी श्योर कुछ बच्चों को तो खैर समझ आ गया होगा गलती हुई थी। इसमें हमने अपफ्रंट क्या नहीं काटी? कमीशन। तो 13,15,069 में से 32,877 रुपए की कमीशन काट के क्या 12,82,192 आएगा। तो ये ब्याज चेंज कर लेना, कुछ भी नहीं है, बस मैंने कमीशन नहीं काटी, वो आप काट लेना, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी ठीक कर देता हूं। 12,82,000 का 192 का 10% फॉर कितने दिनों के लिए? 60 डेज के लिए। ये इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी एक्चुअल में 12,82,192 इंटू 10% इंटू 60 डिवाइड बाय 365। तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा, 21,077। फिर आप इसको कर देना प्लस 53,954, फिर इसको कर देना एनुअलाइज। समझ आ गया ना मैंने क्या गलती करी थी? और इसी लोन अमाउंट को यहां ले आना एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितने बच्चों को समझ में आ गया जल्दी बताओ? ठीक है ना, इनटू जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन होगी। ठीक है सर, एक छोटा सा पॉइंट जो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं वो भी सुन लीजिए। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो कमीशन के साथ इंटरेस्ट भी अपफ्रंट काट रहा है, तो ये बताओ वो नेट अमाउंट कितना रेमिट करेगा। देखो, अगर वो सिर्फ क्या काट रहा है? कमीशन, तो वो इतना रेमिट करेगा। अगर वो इंटरेस्ट भी काट रहा है तो ये जो तुमने इंटरेस्ट निकालना है ना, वो भी माइनस कर देना, इतना वो रेमिट करेगा। अच्छा, तो लिखना जरा एक पॉइंट, रेमिटेंस बाय फैक्टर। फैक्टर कितना रेमिट करेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसके तीन आंसर हो सकते हैं। देखो कैसे। पहला आंसर, डेटर माइनस रिजर्व, खत्म। दूसरा आंसर, डेटर माइनस रिजर्व माइनस कमीशन। ठीक है जी, अगर कमीशन अपफ्रंट है तो डेटर माइनस रिजर्व माइनस कमीशन माइनस इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट भी क्या है? अपफ्रंट है। समझ आ गया? तो आपको चेक करना है, अगर कुछ भी अपफ्रंट नहीं है तो इतना लोन अमाउंट बनेगा। अगर कमीशन अपफ्रंट, वैसे 99% में ये वाला केस ही आता है जहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं? कमीशन इज अपफ्रंट। तो अपन क्या करते हैं? कमीशन काट के, जो अभी मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करे वो ये वाला केस था। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि इंटरेस्ट भी अपफ्रंट है, तो बस कुछ नहीं करना, सारा कैलकुलेट करके ये अमाउंट निकाल देना।
अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, इधर देखना जरा, इन्होंने क्या अज्यूम करा है, यहां पे अगर आप इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे ना तो देखो इन्होंने कमीशन भी काट लिया और फिर यहां पे लिखा, तो इसका मतलब रेमिटेंस निकालते समय कमीशन भी काट ली, इंटरेस्ट भी काट लिया, यानी कि ये फाइनल के अंदर आया था क्वेश्चन। तो फाइनल में अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुटनोट डाल देना कि वी आर अज्यूमिंग कि कमीशन अपफ्रंट है, इंटरेस्ट अपफ्रंट नहीं है। दोनों अगर अपफ्रंट होंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। सॉल्यूशन में मैं क्या करता बताओ, सेम सब कुछ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, सारा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। बस मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट में से इंटरेस्ट भी माइनस कर दूंगा, ये रेमिटेंस आ जाएगी अगर इंटरेस्ट भी अपफ्रंट हुआ तो। ठीक है जी, चलो। तो आई एम वेरी श्योर फैक्टरिंग का प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो गया होगा आपका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में क्रेडिटर। अच्छा, कभी भी अगर मान लो क्रेडिट सेल नहीं दी हुई तो पहले क्रेडिट सेल निकाल लेना, क्योंकि डेटर आर ऑलवेज बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, टोटल सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल दी हुई है, तो डेटर किस पर बेस्ड होते हैं, क्रेडिट सेल्स पे। समझ आ रही है। तो क्रेडिट सेल आपको बाई चांस की बात थी, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या आपको क्रेडिट सेल गिवन थी, यहां पे भी क्रेडिट सेल गिवन थी, जो मैंने पहले कराया था उस पर भी क्रेडिट। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, टोटल सेल दी होगी 4000 करोड़, क्रेडिट सेल दी होगी 2000 करोड़, तो आपने 2000 करोड़ पिक करना है, टोटल सेल से कोई मतलब नहीं है। तो यूजिंग क्रेडिट सेल पहले क्या निकाल देना, डेटर, डेटर के बेस पे क्या निकाल देना, कमीशन। फिर डेटर जितने के हैं उसमें से रिजर्व क्रिएट करके लोन अमाउंट, उसमें से कमीशन को अपफ्रंट ले लेना, बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, खत्म। फिर एक कमीशन और इंटरेस्ट को ऐड करके जो भी आएगा उसको एनुअलाइज कर देना, ये कॉस्ट आ गया। बेनिफिट में सेविंग इन एडमिन, सेविंग इन बैड डेट, और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी हो तो क्या बेनिफिट में वो भी आना चाहिए, खत्म। अगर पेपर में आ जाता है फाइंड द नेट रेमिटेंसेस बाय फैक्टर, तो आपको देखना पड़ेगा नेट रेमिटेंसेस निकालते समय कमीशन और इंटरेस्ट अगर दोनों अप फ्रंट है तो दोनों माइनस कर देना, खाली कमीशन अप फ्रंट है तो कमीशन माइनस कर देना, कुछ भी अप फ्रंट नहीं है तो डेटर माइनस रिजर्व कर देना, खत्म, डन, वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन सबने आंसर देना है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सबने इसका आंसर नीचे फुट नोट पे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। लिखो जरा, टोटल सेल है 20 लाख, क्रेडिट सेल है 16 लाख, कलेक्शन पीरियड है 30 डेज, एक साल के अंदर 360 दिन है, सिंपल है। लोन बाय फैक्टर आफ्टर 20% रिजर्व, कमीशन बाय फैक्टर 2% की हमारी कमीशन है, 2% की हमारी क्या है, कमीशन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन 1 लाख पर एनम, और सेविंग इन बैड डेट दिया हुआ है 4 लाख पर एनम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नील दी हुई है। आपको बताना है, सुन लो, आप जब नीचे कमेंट में आंसर लिखोगे तो आप मुझे प्लीज ये जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर कि आप लोगों की कॉस्ट अमाउंट कितना आया, और आपका बेनिफिट कितना है। बस अगर सही नहीं होगा तो मैं आपको एक 1 मिनट वाली वीडियो में समझा दूंगा कि उसमें क्या गलती है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स ऑल विद टुडेज एपिसोड नंबर 2 बेस्ड ऑन फैक्टरिंग। गुड बाय। गुरु दक्षिणा याद है ना, शेयर करनी है किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर। करते तो हो नहीं तुम, बट चलो कोई नहीं, मैं तो बोलूंगा।